चारों तरफ शोर मचा हुआ है, जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाली है। अब भाई ये क्या नई समस्या आ गई? अभी तक तो लोग बोलते थे कि कहीं यूएस में जो है इन्फ्लेशन कम हो गई, फेड रेट्स घट गए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई, वहां की वजह से मार्केट्स घटती बढ़ती है। कभी बोलते हैं कि आरबीआई की रेपो रेट से घटती बढ़ती है। अब जापान भी आ गया, मतलब अब हर कोई खेलेगा। अब अचानक से जापान की इंटरेस्ट रेट्स इंडियन मार्केट्स को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं, और ये इतना तरीके से चारों तरफ सोशल मीडिया पे क्यों फैला हुआ है कि 19 दिसंबर को जापानीज मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंडियन मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इस समस्या को आज समझेंगे, जानेंगे, और ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में जापानीज रेट्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है मार्केट्स के लिए, और साथ में डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। शुरुआत करेंगे इस चार्ट से, जो कि आप लोग देख सकते हैं, निकी स्टॉक एवरेज। ये है 225 कंपनी का इंडेक्स, या फिर आप कह लो जैसे इंडियन मार्केट का इंडेक्स हम लोग निफ्टी 50 को कंसीडर करते हैं, वैसे ही ये जापानीज मार्केट का जो है इंडेक्स है। आप इस तरह से समझ लीजिए। अब इसके अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो इस मार्केट का जो हाई बना था, ये वाला, ये हाई बना था 1988-89 के आसपास। और आप देखिए उसके बाद इस इंडेक्स ने इस हाई को ब्रेक किया है अब जाकर 2024 में। यानी कि 11 साल ये और 24 साल ये, यानी कि 35 इयर्स तक एक कंट्री का इंडेक्स नए हाई पर गया ही नहीं। आप समझ रहे हो? आप सोचिए कि निफ्टी 50 ने जो ये हाई लगा दिया और अगले 35 साल तक ये हाई टूटे ही नहीं 26,000 का, तो आपको कैसा लगेगा? जहां पर आप इंडिया का इंडेक्स लगातार देखते हो कि हर साल एक नया, हर 2-3 साल में एक नया हाई बनाकर एक नई रैली बनाते हुए चलता है, वहां पर जापानीज मार्केट के अंदर ऐसा हुआ पिछले 35 साल से। अब ये हुआ क्यों? अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। इसका कारण क्या हुआ? जैसे इंडिया के अंदर 1992 में आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसी तरीके से 1980s में, 80s 90s के बीच में जापान में भी जो है क्राइसिस आया था। लेकिन जैसे अधिकतर कंट्रीज में आप लोगों ने सुना है कि क्राइसिस आता है यूजुअली इन्फ्लेशन की वजह से, यहां पर क्राइसिस आया था डिफ्लेशन की वजह से। मतलब अगर आप मोटा सा समझिए इसको, अगर तेजी बोलेंगे, महंगाई बोलेंगे, तो इसको मंदी बोलेंगे। मतलब मंदी की वजह से कह रहे हैं कि भाई समस्या उल्टी है। यहां पर क्या है कि आप इस तरह से समझिए, इन्फ्लेशन क्यों आता है? जब आपकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। परचेजिंग पावर खत्म होने से क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं, एक साल बाद भी आपके पास 100 ही रुपए हैं। अब 100 रुपए में जितना सामान आज खरीद सकते हो, अगले साल नहीं खरीद पाओगे। हम लोग ऐसा सुनते हैं फाइनेंस में। क्यों? क्योंकि 6-7% से महंगाई बढ़ जाएगी, तो आपके उस 100 रुपए के नोट की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता कम हो रही है। महंगाई का ये इंपैक्ट होता है। ये होता क्यों है? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है। अब होता क्या है? अब देखो, अब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो एक ही सामान को खरीदने के लिए ज्यादा लोग खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो वो चीज कम है अगर, तो वो कैसे सारे लोगों तक जाएगी? एक ही तरीका है कि उसे महंगा कर दिया जाए। इसलिए महंगाई धीरे 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 बढ़ती रहती है, क्योंकि लोगों की कमाई और पैसा कमाने का तरीका बढ़ता रहता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बट जापान क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री है। वहां पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोगों के पास रुपए ही खत्म हो गए। इस तरह से आप समझ लो। मैं देखो आपको वही समझा रहा हूं कि जब मैं फाइनेंस के ऐसे टॉपिक आपको समझाता हूं, तो मैं उसको कोशिश करता हूं आप आसानी से कहानियों की तरह समझो। तो अगर कोई छोटी मोटी कहानी ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना वहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए उनके पास पैसे कम पड़ जाए, कह रहे कि भैया हमारे पास तो चाय रोटी कपड़ा मकान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। और इसका कारण, अब आप बोलेंगे सर इंडिया में भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है पैसा इतना सामान खरीदने के लिए, लेकिन उसका कारण ये होता है कि अगर वो पहले 10 रुपए कमा रहे थे, आज भी 10 रुपए कमा रहे, लेकिन सामान 12 रुपए का हो गया, इसलिए वो नहीं खरीद पा रहे। बट जापान में सीन क्या था? सामान उतने ही रुपए का था, बट लोगों के पास उतना रुपया भी नहीं बचा खरीदने के लिए। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला? कि हम लोग लोगों को पैसा बांटेंगे। जब लोगों को पैसा दे देंगे तो लोगों को पैसा मिलेगा, तो लोग पैसा खरीदना शुरू कर देंगे। अब समस्या क्या है कि जब गवर्नमेंट लोगों को कुछ देती है तो वो यूजुअली कैसे देती है? लोन के टर्म्स में देती है। भाई उधार देती है, उधार देने में वो आप लोगों से ब्याज दरें लेती है। जैसे अभी आरबीआई रेपो रेट घटा रहा है, ब्याज की दरें सस्ती हो रही है, तो लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? घर ज्यादा बना रहे हैं, होम लोन ज्यादा जल्दी ले रहे हैं। क्योंकि पहले जो 2 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट्स लग रहा था, वो अगर 9% पे आपको होम लोन मिल रहा था, आज वो आपको 7% या 7.25% के आसपास आपको मिल रहा है। तो इसलिए ज्यादा लोग होम लोन ले रहे हैं।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पर, इतना ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट कर दिया कि इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट 0% के आसपास कर दिया। अगर थोड़ा बहुत घट बढ़ भी रहा था तो ये 0.1% प्लस में जा रहा था, और कई बार पिछले कई सालों में तो लग 2016 से लेके 2022-23 तक तो ये -0.1% था। मतलब ब्याज लेने पर आपको 0.1% की दर से पैसा मिलेगा और मिलेगा। आप समझ रहे हो, मतलब लोन इतना सस्ता कर दिया, कह दिया बस तुम ले लो हमारी करेंसी और सामान खरीदो। इस चीज को टैकल करने के लिए इन्होंने ये नियम बनाया और बोला कि जब ये वापस से ये कंडीशन हमारी दूर हो जाएगी और जो मंदी है वो दूर हो जाएगी और वापस से इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई शुरू हो जाएगी, तो हम इसे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब पिछले 30-35 साल से यही चीज जारी थी। अब आपको ये सीधा मार्केट के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। अब क्या सीन है कि जापान में अब इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 2% के आसपास पहुंच गई है। अब एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में 2.7% 2027-26 के आसपास पहुंच जाएगी। जापानीज गवर्नमेंट के जो वहां के भी जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जो डेटा पब्लिश करते हैं उसके हिसाब से, तो उनको अब इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। ऐसा ना कि भाई इन्फ्लेशन इतनी महंगी हो जाए कि सामान फिर लोग सरकार को गाली देने लग जाए, इतना सामान महंगा क्यों कर दिया, समझ रहे हो। तो उन्हें इसको भी कंट्रोल करना है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि लोगों के लोन महंगे कर दो। जब लोन महंगे कर देंगे, लोग लोन नहीं लेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो सामान सस्ता होना शुरू हो जाएगा। जो कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा कि अचानक से लोन की दरें बढ़ गई थी, समझ रहे हो आप। उसी तरह से वहां पर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अभी एक गूगल करके निकाल रहा था तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फ्लेशन का चार्ट। यहाँ पर देखो, ये एक मुझे वेबसाइट से मिला, मैं यहाँ पर सोर्स, ये क्या है, tradingeconomics.com सोर्स को कोट भी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इनकी वेबसाइट पे कुछ 5 साल 10 साल पुराना, ये देखो सब्सक्राइबर को देंगे ज्यादा तो 10 साल पुराना डेटा जो है मुझे यहाँ पर मिल गया। आप देख सकते हो कि 2016 से लेके यहाँ पर और 2024 तक जो दरें थी वो माइनस में थी 0.1%, ठीक है। अब 2024 में आप देखोगे इसी टाइम पर, जैसा मैंने आपको दिखाया कि निकी ने भी हाई बनाया और मार्केट्स में इन्फ्लेशन भी वहां पर बढ़नी शुरू हुई, जिसके वजह से इन्होंने इसको बढ़ाना शुरू किया। क्लियर, ये बढ़ाना शुरू किया और अभी ये जनवरी 2025 के शुरुआत में आप देखेंगे, जनवरी 2025 में इसको 0.5% कर दिया था। और आप देखेंगे इसी बीच में जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू हुआ, हमारी मार्केट्स ने भी टॉप लगा दिया। तो कोई रिश्ता तो है, वो रिश्ता भी अभी समझाऊंगा, पहले ये कंडीशन में आपको समझा रहा हूं। अब आप समझे, तो यहाँ पर जो ब्याज दरें हैं बढ़ना शुरू हो गई कि अब अगर आप हमसे लोन लेंगे तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, इतने % का ब्याज इस पर लगेगा, ऐसा जो है गवर्नमेंट ने बोला। अब सीन ये है कि यहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनी है और वहां पर जो भी वहां पे जो सेंट्रल बैंक के जो आप कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं, जो भी होते होंगे, उन्होंने जो है अब अनाउंस करके बोला कि भाई अब हम इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको 0.75% ले जाना चाहते हैं। समझ गए अब आप, 0.75% बढ़ेगा तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा 0.25 पॉइंट से, और ये बढ़ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, पहले तो आपको समझ में आया होगा ये खेल कि ये चल क्या रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद सीन क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। तो सीन क्या है, अब जापान के अंदर क्या हो रहा था, आप समझोगे कि लोन जो मिल रहा था ना, वो कैसे मिल रहा था, ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा था और लोन लेने के पैसे जो है आपको दे रहे थे। तो बहुत सारे खुद जापानीज कंपनीज, यूएस की कंपनीज और जो फॉरेन इन्वेस्टर जैसे एफआईआईज इंडिया में होते हैं वहां भी होते हैं, तो एफआईआईज मोस्टली क्या कर रहे थे, जापान से लोन ले लेते थे। समझ रहे हो, जापान से ले लिया लोन, लोन लेने का वहां फ्री है, ऑलमोस्ट 0.1% का रेट है या तो और नेगेटिव ही है, और इसको जाके यूएस में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर आप यूएस के वहां के ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करोगे, बॉन्ड्स जो सबसे सेफ वाले होते हैं, वो भी आपको 5-6% का रिटर्न दे ही देंगे एफडी की तरह। तो वो क्या कर रहे थे, जापान से लोन ले रहे थे येन में और उसको कन्वर्ट करके डॉलर में वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ अमाउंट वो अमेरिका में कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट इंडिया में भी कर रहे होंगे। और पिछले 4 साल से तो इंडिया के अंदर एफडीआई बढ़ी भी थी, इस साल तो बिल्कुल मर गई, पता नहीं कहाँ है लेकिन पहले तो आई है, ठीक है। तो ये जो आ रहा था, ये कहां से आ रहा था, जापान से लोन लेकर आ रहा था, बहुत सारी कंट्रीज का पैसा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा। अब सीन क्या है, वहां पर अगर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब जो लोन है वो महंगा होगा। तो जब लोन महंगा होगा तो अब देखो, जब लोन मिलेगा वो तो आपको येन में मिलेगा, जो जापानीज येन है, राइट, उसी में मिलेगा आपको। अब जापानीज युआन में मिलेगा आपको, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट लगेगी, जिसे आप लोग बोलते हैं ना, क्या आपने कैरी बोला होगा, कॉस्ट कैरी ट्रेड बोल सुना होगा आप लोगों ने, एक वर्ड काफी फेमस चलता है। तो जापानीज कॉस्ट कैरी ट्रेड इसी को बोलते हैं। अब ये सब महंगा हो जाएगा, हेजिंग महंगी हो जाएगी, और येन जो है, जो जापानीज युआन है, ये
मजबूत हो जाएगा। अब जापानीज करेंसी जो है वो मजबूत होगी तो उसके रेस्पेक्ट में यूएस डॉलर जो है वो वीक पड़ेगी, एंड सिमिलरली हमारा रुपया बेचारा वो और वीक पड़ेगा। अब हमारा रुपया तो पहले ही मरा पड़ा है, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया। अच्छा, कल के वीडियो में भी जो है कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मैंने जो है एक आंकड़ा जो बताया 3% और 5% वाला, वो गलत बताया क्योंकि मैं बीजेपी को फेवर करता हूं। उसके लिए मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट करके बता दिया था भाई, चार्ट दिखा दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं करता, कोई नेता मेरे घर रोटी देने नहीं आता। तो मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करता हूँ। अपने हॉर्सेस को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक है। और जो भी चीज लिखा करो ना, वो फैक्ट्स पढ़ के लिखा करो, हवाबाजी नहीं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैं नहीं पढ़ता, आप लोग पढ़ते हो, इसलिए आंखों पे पट्टी लगी हुई है। और कुछ लोगों का कंसर्न था इसलिए मैंने उसको शेयर करा, तो ऐसा नहीं मैं कि सिर्फ ट्रोल्स का जवाब देने के लिए वो कर रहा था, कुछ लोगों का कंसर्न भी था क्या ये सच है, क्योंकि वो लोग सिर्फ रील्स और पोस्ट देखते हैं, तो उनके लिए मैंने वो चार्ट शेयर किया, तो वहां देख लेना। तो आईएनआर बेचारा और वीक हो जाएगा। अब आप समझिए, जब आईएनआर वीक होगा, मैंने आपको कल भी समझाया था क्या क्या होगा इंडिया के अंदर, इन्फ्लेशन, महंगाई, रुपए लगेंगे नहीं, मार्केट गिरेगी। तो सिमिलरली मेन इंपैक्ट इस इवेंट का जो होने वाला है वो होने वाला है यूएस डॉलर और यूएस मार्केट्स पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वहां लगा हुआ है। बट ऐसा नहीं हो सकता कुछ जो है अमेरिका में हो और वो ग्लोबली इंपैक्ट ना करे, इसीलिए चारों तरफ जो बातें चल रही हैं कि भैया जापानीज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाली है और उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो आपको चारों तरफ सुनाई दे रहा है। अब आप समझे तीसरा चीज की ये होने कब वाला है भाई, जब इतना सब कुछ बता दिया। तो जैसे हमारे यहाँ पर भी मीटिंग होती है, वहां पर भी जो है जो सेंट्रल बैंक उनकी मीटिंग्स होती है वही डिसाइड करते हैं। और 18 और 19 दिसंबर, ठीक है, यानी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 17 ऑफ दिसंबर को, तो नेक्स्ट डे यानी कि कल 18 को वो मीटिंग शुरू होगी और 19 ऑफ दिसंबर को ये अनाउंसमेंट होगा कि वो बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। अब रेट्स जो है वो सिर्फ 0.25% के हिसाब से बढ़नी है, तो वो बढ़ेंगी कि नहीं हमें पता चल ही जाएगा। तो अगर वो बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि देखो, अब मार्केट गिरेगी नहीं, ये तो हम चार्ट पर अभी समझेंगे, लेकिन 19 ऑफ दिसंबर जो कि फ्राइडे है, आप लोग समझिए कि अगर वो न्यूज, हालांकि जापान हमसे पहले जग जाता है तो वो दिन में ही आ जाएगी, बट उसके इम्पैक्ट आपको जो है 19 और 20 और 21 जो है सैटरडे संडे, उसे छोड़ के जब 22 को मार्केट ओपन होगी तो मंडे को भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको जो है बहुत सोच समझकर अपनी पोजीशन बनाने की जरूरत है, या फिर आप कल और परसों 2 दिन मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस चीज को आप लोग नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इतनी सारी बातों के साथ चलो अब जल्दी से जाकर देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट को, और यहां समझते हैं कि भाई यहाँ क्या खेल चालू है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं मार्केट जो है 25,842 के नीचे आ गई है और क्लोज भी हो गई है, और लगभग आज 764 तक पहुंच गई थी, ठीक है। लेकिन अभी 695 वाला जो लेवल है, इंग्लिश में नंबर बोलने के लिए आप लोग कमेंट करते हैं, वही कर रहा हूं। तो 25,695 का लेवल अभी भी बाकी है, इसके ऊपर ही है मार्केट, और 842 के नीचे आ चुकी है। ये हमें डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, लगातार गिरावट हमने एक्सपेक्ट भी करी थी, तो दैट इज नॉट न्यू। अब आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि बेसिकली चल क्या रहा है। अब ये देखिए, मार्केट ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरा भी और काफी अच्छा खासा गिर के यहां तक पहुंचा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अगर आप बाकी लेवल्स देखेंगे तो उसमें कुछ खास चेंज नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंटली लास्ट 2 दिन से आप देखेंगे मार्केट कुछ खास गैप छोड़ा नहीं है। ये बड़ा हैरानी वाली बात है, वरना इतने बड़े बड़े गैप छोड़ छोड़कर ही चल रही थी और सारा मूव यहीं पर निकाल देती थी, उसके बाद साइडवेज हो जाती थी। आज मार्केट क्योंकि फ्लैट लगभग ओपन हुई तो मार्केट ने मूव भी दिया, दैट वाज अ गुड पार्ट, ठीक है। अब क्या सीन है, अब यहां पर आप देख सकते हैं 25,764 जो है हमारे पास एक नियर बाई स्विंग लो है, इसलिए इसको मार्क करके रखिए। इनिशियली ही अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो आपको इसका यूज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 25,842 जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा, हम बुलिश एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। ये ब्रेक होने पर, ये वाला लेवल ब्रेक होने पर हम लोग जो है ये रिलेटिव इक्वलाइज या ये ओपनिंग गैप तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल वो अनाउंसमेंट नहीं है जापान वाली, तो कल अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपको यहां तक एक मूव देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहां से भी रिएक्ट करती है इस तरह से, तो भी आपको ये मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट नीचे गिरती है, इसके नीचे जाती है, तो फिर आपके पास 25,695 है। हालांकि मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बेरिश होकर शॉर्ट मारने को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। मैं चाहूंगा कल मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन करे, ओपन करने के बाद यहां कहीं पहुंचे और पहुंचने के बाद तब गिरना शुरू करे, क्योंकि ये ज्यादा मजेदार होगा। सोचिए कि अगर सच में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि देखो अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है कि बढ़ सकती है, बढ़ेंगी या नहीं तो हमें पता नहीं। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर आपको पहले एक बुलिश मूव देके बेरिश मूव दिया जाए तो ज्यादा लोग ट्रैप हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी एक्सपेक्टेशन आप रखना। हालांकि मैं कल के लिए कोई स्पेसिफिक या सॉलिड बायस आपको बताकर नहीं जा रहा हूं। 50-50 रहिए, लेवल टू लेवल ट्रेड करने की कोशिश कीजिए निफ्टी 50 में, ठीक है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है हमारा जो 58,800 पर प्रीवियस वीक लो था, ऑलमोस्ट हिट हो गया है। ध्यान रखना, ऑलमोस्ट हुआ नहीं है,
₹1 से बच गया, मतलब 1 पॉइंट से बच गया। 801 का लो है, 58,799.90 हमारा जो लो था वो जरा सा रह गया, तो मोर लाइकली कल वो हो जाना चाहिए। तीनों ही इंडेक्सेस में गैप अप या गैप डाउन की सुविधा होने पर सुविधा मतलब चार्ट में दिखने पर आप लोग अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर लेंगे। इसके अलावा इंट्राडे बेसिस पर पीडीएल और पीडीएच दोनों मार्क करके रखिएगा, क्योंकि जब आप इतना बेसिक चार्ट कर रहे होते हैं तो ये सारे लेवल्स आपको जरूरत पड़ सकती है, और बहुत ज्यादा लेवल्स ड्रॉ करने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस वक्त पे मैं वो ड्रॉ करके नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, मार्केट 58,800 के नीचे जाता है तो हमारा मेन लेवल यही रहेंगे दोनों के दोनों, 58,650, 58,517, और ऊपर की तरफ 59,166 को कोई भी लॉन्ग आप सेटअप कर दें तो आप एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, ये ब्रेक होने पर ये वाला ओपनिंग गैप। तो यहाँ पे बस लेवल्स ही बता रहा हूँ, कोई डायरेक्शन में आज आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। सिमिलर टू सेंसेक्स, सेंसेक्स के अंदर अभी हमारा जो प्रीवियस वीक लो है अभी ये जिंदा है, तो ये अभी जिंदा है, तो 84,150 जो है ये अभी हिट हो सकता है, आप इसकी एक्सपेक्टेशन करके चले। ऊपर की तरफ ये वाले हाईस ध्यान रखिएगा, जो कि आज का हाई भी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है, मार्केट इसके ऊपर जाके इस तरह से नीचे गिर सकती है। ये कुछ आइडियाज दे रहा हूं आपको जो होने की संभावना है, जिसके चक्कर में एक बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल देखकर आपके हाथ पैर ना फूलें और आप लोग कहीं फोमो में कोई ट्रेड न ले लें, इसलिए मैं आपको वो आइडिया देकर जा रहा हूं। हालांकि एक्सपेक्टेशन अभी आपको सिमिलर ही रखनी है कि मार्केट जो है नीचे ये वाले गैप फिल करने आ सकती है। तो ये लेवल्स थे जो आपके काम आएंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे मैं एक दो वीडियो से आपको कुछ नई नई चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर मैं ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में आप लोगों को ऐसा कुछ नया सिखाता चलूं तो आई होप आप लोगों का फंडामेंटल नॉलेज भी बढ़ेगा, थोड़ा फाइनेंस भी समझेंगे, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस तो समझ ही रहे हैं आप लोग। इंड्यूसमेंट का भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नहीं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और से भी आ रहे होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपको कोई शॉर्ट रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहा हूं। बिटकॉइन की बात करेंगे, देखो आप लोगों ने लगातार कमेंट किया है कि सर ब्लैक स्क्रीन को व्हाइट कर दो, मैंने आज कर दिया। अब ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सारे चार्ट में व्हाइट होती चली जाएगी, तो ठीक है, अभी धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू किया है, तो एकदम से सारे चेंज मत एक्सपेक्ट किया करो। देखो मैं आपके सामने वीडियो में ये चेंज कर रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो व्हाइट स्क्रीन पर बिटकॉइन की अपडेट ये है कि कल हम लोगों ने प्लान किया था कि भाई मार्केट जो है वो इस हाई को स्वीप करके आ रही, तो मोर लाइकली मार्केट जो है इस लो तक जा सकती है, और आप देखेंगे लगातार मार्केट ने गिरावट दिखाई है। अब कल वाले वीडियो में और लाइव में स्पेशली मैंने आपको समझाया था कि 86,500 हमारा पुराना लेवल है, ये जो है ये पका पकाया चावल है, इतनी जल्दी से टूटेगा नहीं। तो इसलिए यही बस जो है रिएक्शन दे रहा है, बार बार मार्केट आ रही है। आज हमारी शॉर्ट पोजीशन पर भी जो है मार्केट ने ये नजरें गड़ा के रखी और बार बार इस पर रिएक्शन दिया। यहाँ से इसको थोड़ा सा संभाल कर ट्रेड कीजिए, यहाँ से कभी भी कोई रिएक्शन देके मार्केट हल्का फुल्का ऊपर की तरफ मूव दे सकती है, बट अल्टीमेटली जब तक मार्केट इसको हिट नहीं करेगी, कोई भी लॉन्ग सेटअप जो होगा वो लो प्रोबेबिलिटी होगा, ये ध्यान रखें। मार्केट अगर इसको हिट करके ऊपर जाना शुरू करती है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है। बाकी आप अपनी ईएमए और आरएसआई दोनों स्ट्रेटजी या थ्री ड्राइव पैटर्न का यूज करके आप लोग जो इसके अंदर ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासी सेटअप बन रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी अपडेट्स के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।